स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षा संकुल में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सरकार को अब सरकारी स्कूलों, बच्चों और टीचर्स को यहां काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित डाटा को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। आखिर ये समीक्षा केंद्र क्यों बनाया गया है और ये किस तरह से काम करेगा, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें स्कूलों के साथ साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी, जिसे लेकर राजस्थान में भी विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जो स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक एक बच्चे के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मुहैया कराएगा। यह तकनीकी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विद्यार्थियों के समग्र विकास, शिक्षकों की सशक्तिकरण और प्रशासकों को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। एक नजर डालते हैं प्रदेश के डेटा पर। 68,000 से ज्यादा विद्यालयों का डाटा होगा एकत्र। 81 लाख विद्यार्थियों की रियल टाइम उपस्थिति का चलेगा पता। 4 लाख शिक्षकों की भी जानकारी देख सकेंगे। 1.25 लाख कर्मचारियों की डाटा की होगी निगरानी। डाटा सेंटर में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक डाटा का हो सकेगा आकलन। प्रदेश के 68,000 से ज्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख विद्यार्थियों, 4 लाख शिक्षकों और 1.25 लाख कर्मचारियों के डेटा की निगरानी करेगा। इस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूलों की रियल टाइम का पता लग सकेगा। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था, जो उन्होंने गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र की सबसे पहले स्थापना की थी। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने यहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है। इसमें हमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी लगातार मार्गदर्शन मिला है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि एक रियल टाइम में, यानी कि जिस समय हम देखना चाहें उस समय हमें रियल टाइम का डेटा उपलब्ध हो, किसी भी स्कूल के स्तर तक हम जा सकें, जिले के स्तर पे समीक्षा करनी हो, ब्लॉक के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे, उसमें अलग अलग मापदंडों पे हम स्कूलों की जो स्थिति है या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन करके उसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको तुरंत ये पता चल जाएगा कि किन स्कूलों में किस तरह की चीज़ों पे क्या काम हो रहा है, किन स्कूलों में अच्छा परफॉर्मेंस है, किन स्कूलों में खराब परफॉर्मेंस है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा रहेगा। आखिर इसकी मदद से किस तरह से प्रदेश में किसी भी स्कूल और वहां मौजूद टीचर्स और कर्मचारियों के डाटा का आकलन किया जाएगा, इसको भी समझिए। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत जो डेटा हमारे पास में ऑफलाइन फीडेड है उसको हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 4 डैशबोर्ड्स रेडी हैं, जो हमारे डैशबोर्ड्स लाइव हो जाएंगे आज, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्री, अटेंडेंस, असेसमेंट और एमडीएम का डेटा है। अभी जैसे डैशबोर्ड हमारे पास में यहाँ स्कूल का डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो इस डैशबोर्ड में नंबर ऑफ स्कूल्स, हमारे टीचर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा पीपल टीचर रेशियो, जेंडर रेशियो, ये सारी बारीकियाँ इसमें हैं। जो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम पूरे एक बार स्टेट पे देखेंगे। ये पूरा स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको ड्रिल डाउन करके किसी भी पर्टिकुलर, हम किसी डिस्ट्रिक्ट को एक को पिक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने उदयपुर को पिक किया हमने यहाँ पे, तो अब हम यहाँ के आगे इसमें ब्लॉक्स में जा सकते हैं और ब्लॉक्स के बाद में पंचायत लेवल पे और उसके बाद में स्कूल लेवल तक जा सकते हैं। जब आप स्कूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्कूल का पर्टिकुलर स्कूल है उसका पूरा डेटा रिफ्लेक्ट करेगा कि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ एम्प्लॉयज कितने हैं। विद्या समीक्षा केंद्र AI चैट बॉक्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रदान करेगा, शिक्षकों को रियल टाइम सपोर्ट देगा और प्रशासकों को डेटा संचालित निर्णय के लिए सक्षम बनाएगा, जिसमें राजस्थान पूरे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जा रहे प्रयासों में योगदान देगा। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।
और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे आरएएस अधिकारियों के प्रमोशन कर दिए गए हैं। 22 आरएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। अलग अलग स्केल में उनको पदोन्नत किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, हाल ही में हुई डीपीसी रिव्यू की बैठक के बाद में बम्पर प्रमोशन किया गया है और इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और डीपीसी की बैठक के बाद में ये प्रमोशन किया गया है। जयपुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की पहल की गई है। 927 आरएएस अफसरों के लिए नए साल पर नया ब्लेजर दिया जाएगा। आरएएस अफसरों के लिए नए साल पर अब नया ब्लेजर मिलेगा। परिषद अध्यक्ष महावीर खराड़ी और कार्यकारिणी की ओर से ये नवाचार किया गया है। आपको बता दें कि ब्लेजर पर प्रशासनिक सेवा परिषद का लोगो अंकित और प्रशिक्षण के दौरान अफसरों के लिए निर्धारित ब्लेजर कोड का जो कलर है उसे ब्लू फाइनल किया गया है। सभी के लिए ब्लू कलर का ब्लेजर सिलवाया गया। और अब सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कल ही सच बेधड़क ने तबादलों की खबर दिखाई थी। सच बेधड़क की खबर पर वन विभाग ने अब मोहर लगा दी है। अरण्य भवन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, कई वर्षों से एक ही सीट पर जमे बाबुओं को अब इधर उधर किया गया है। खौफ अरिजीत बैनर्जी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। संस्थापक अधिकारी से कनिष्ठ सहायक तक 86 कार्मिकों के अनुभाग बदले गए हैं और लिस्ट जारी होते ही अरण्य भवन के बाबुओं में हड़कंप मच गया है। जो हल्के पदों पर गए हैं उनमें निराशा है और जिनको काम करने का नया अवसर मिला है उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और जयपुर देश में राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित कर दिया गया है। ट्रैवल प्लस लीजर ने बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब राजस्थान को दिया है। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोश ने यह अवार्ड ग्रहण किया। नई दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्या होटल में समारोह आयोजित हुआ। ट्रैवल प्लस लीजर के पीपुल्स चॉइस सर्वे में राजस्थान को यह अवार्ड मिला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अवार्ड मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन खिताब राजस्थान की विरासत, यहाँ की कला, संस्कृति, खान पान और स्थानीय लोगों का सम्मान है। राज्य सरकार की नीतियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयासों का ये परिणाम है। प्रदेश की बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डूंगरपुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के 1 साल के सफल कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, किसान, महिलाओं और मजदूरों पर फोकस कर विकास के कार्य को करवा रही है। वहीं मंत्री ने पेपर लीक के मामले को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पेपर लीक में मिलीभगत का आरोप लगाया है। जितने भी पेपर आउट करने वाले पेपर माफिया थे उनको पकड़ पकड़ करके जेल में डालने का काम किया, और जो बाहर हैं वो इस देश में नहीं है, देश से बाहर हैं, उन पर भी कार्रवाई चल, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार आने के बाद में 3-4 परीक्षा हुई है, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुई, और इसी का परिणाम है कि आज 15,000 को हमने नियुक्तियां बांटी हैं। अभिभाषक संघ तिजारा के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। अभिभाषक संघ कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर जीतराम चौधरी ने 22 मतों से जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश 61 मतों से जीते हैं। वहीं आलोक महासचिव बने हैं, जिन्होंने 18 मतों से जीत दर्ज की है। इधर मंजू सैनी पुस्तकालय अध्यक्ष पर निर्विरोध चुन ली गई है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा बूंदी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बूंदी में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार और जिला स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया और मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्कूटी का वितरण किया। इधर मंत्री हीरालाल नागर कृषि विश्वविद्यालय कोटा में आयोजित किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में सीएम के कार्यक्रम में मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और जैसलमेर के पोखरण से खबर है, विधायक महंत प्रताप पुरी ने जनसंपर्क कार्यालय में जनसुनवाई की है। आमजन की समस्याओं से विधायक महंत पुरी पूरी तरह से रूबरू हुए। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्ती के साथ में दिशा निर्देश भी दिए गए और जनसंपर्क कार्यालय में जनसुनवाई की गई, जहां जनता की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्ती के साथ में दिशा निर्देश भी दिए गए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव सहित 17 पदाधिकारियों के भाग्य का फैसला अब मतपेटियों में बंद हो गया है। अब शनिवार को मतगणना होगी। 41वीं कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में 87.80% मतदान हुआ है। सुबह 8 बजे से शाम तक हुए मतदान में 3 टेंडर वोट के साथ ही कुल 5019 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। हाईकोर्ट बार के चुनाव में कुल 5716 अधिवक्ताओं ने मतदान के लिए पंजीकृत किया था। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतपेटियों को सील कर स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। स्ट्रांग रूम के लिए विशेष रूप से 1 दर्जन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सबसे पहले तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो आज चुनाव हुआ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ। उसके लिए मैं मेरी संपूर्ण टीम को और प्रत्याशीगण को और उनके जो भी सहयोगीगण थे उन सबको आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ उसमें 5016 वोट कास्ट हुए और 3 वोट टेंडर वोट कास्ट हुए और इस प्रकार कुल मिला के 5019 वोट कास्ट हुए हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था अभी हुई है चुनाव में पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसमें मैं जो पुलिस टीम बुलाई थी उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है हमें। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है 13 तारीख को और इसके लिए हमको आयुक्तालय से करीब 70 आदमियों को जाब्ता मिला था। उसमें एसीपी साहब अशोकनगर, एसएचओ अशोकनगर साथ में थे और एक एसीपी साहब उन्होंने साउथ जिले से दिए थे। और प्रयुक्त जाब्ता होने की वजह से हमने बाहरी गेटों पर यातायात के लिए और अंदर जो भी आवागमन और जो पॉइंट्स थे उन पर हमने लगाए थे। लगभग 5717 जो वोटर्स थे उनके आज वोट दिए थे। करीब 58 प्रत्याशी उन्होंने अपना और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने रात को यहाँ पर जो पेटियां पैक हो गई हैं उसके बाद हमने 1-4 की जो सशस्त्र गार्ड है वो पुलिस लाइन से आई है जिसके को हमने संभाला दिया है अपने चुनाव समिति ने स्ट्रांग रूम को। इसके अलावा 1-4 और एक एसआई साहब हैं अपने राजेश शर्मा जी, उनको हमने रात को लगाया जो यहाँ पर पूरी रात पर रहेंगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज झुंझुनू में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पशुपालकों को गौपाल क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। इधर जिले के 2,29,700 किसानों को डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि ट्रांसफर की गई। मंत्री अविनाश गहलोत ने एग्री क्लिनिक का भी शिलान्यास किया। में आज माननीय मुख्यमंत्री शीला शर्मा जी के मुख्य आतिथ्य में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके मुताबिक लगभग 700 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के हमने वितरित किए हैं डीबीटी के माध्यम से। किसान क्रेडिट गोपाल कार्ड योजना है और एक क्लिनिक है और बहुत सारे किसानों के संबंध में जो हमने वादे को पूरा किया है। आज लाखों किसानों को एक साथ फायदा मिला है। आने वाले 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसमें भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री का यह सपना है जब देश का किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं
पहले से चल रही है हमारी सरकार के। सीकर के लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक समिति के वार्षिक चुनाव समिति के सभागार में शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट चिरंजी लाल भूरिया ने 14 मतों से अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट मोहनलाल जांगिड़ और सचिव पद के लिए एडवोकेट उमेश कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। और खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां मंदिर की खुदाई के दौरान जैन धर्म की प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं जैन श्वेतांबर संप्रदाय के हरिहंस सिद्ध की बताई जा रही है। इन पौराणिक प्रतिमाओं की लंबाई तकरीबन 3 से 4 फीट तक बताई जा रही है। वहीं अद्भुत प्रतिमाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचे लोगों ने सरपंच से इस मामले में पूरी जानकारी ली। शाहदाबाद उपखंड मुख्यालय पर स्थित एपीजे एम कोर्ट में अभिभाषक परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे, जिसमें 31 में से 28 जनों ने मतदान किया, जिसमें पंकज शर्मा को 21 मत मिले तो वहीं पवन जैन को 7 मत मिले, जहां 14 मतों से पंकज शर्मा विजयी हुए। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार बंसल ने विधिवत घोषणा कर पंकज शर्मा को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। अभिभाषक संस्था के चुनाव में 438 वकीलों में से 338 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र पूनिया ने उमेश सिंह भांबू को 90 मतों से पराजित किया। सुभाष चंद्र पूनिया को 176 मत मिले, जबकि उमेश सिंह भांबू को 86 मत मिले। महासचिव पद के लिए पवन कुमार ने योगेंद्र शर्मा को 25 मतों से पराजित किया। पवन कुमार को 149 मत मिले, जबकि योगेंद्र शर्मा को 124 मत मिले। यहाँ शिफ्ट होने जा रही है, उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और वकीलों की पार्किंग के लिए, चैम्बरों के लिए और वकीलों के सभी हितों के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो करूँगा। मेरे बहुत भारी मतों से विजय बनाया, 93 वोटों से विजय बनाया है, तो इतना ही मेरे पर ज़्यादा भार आया है कि मैं इनका हर कोई भी काम हो मैं उनको सुचारू रूप से झुंझुनू में नवलगढ़ थाना इलाके के बड़वासी गांव की मिलों की ढाणी के रास्ते में खड़े व्यक्ति की पिकअप गाड़ी से रौंदने से हुई मौत के मामले में दूसरे दिन भी परिजनों और ग्रामीणों ने नवलगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना जारी रखा हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और मृतक पुत्र को संविदा पर नौकरी के साथ ही पिकअप गाड़ी चालक पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। परिवार की मुख्य मांगे है वो कल परिवार ने बता दी थी और अभी तक उनकी कोई मांग स्वीकार नहीं की है। जब तक मांग लिखित के अंदर स्वीकार नहीं करता प्रशासन तो हम यहाँ बैठे हैं, जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। तो परिवार में एक बच्चे को सरकारी जो नौकरी है संविदा पे प्राइवेट है जो भी है उसे वो दिए जाए और जो मुआवजा होता है वो मुआवजा दिया जाए। और ऐसे ये बात। और अब धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैस भरते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहर के लाल बाजार का ये पूरा मामला है, जहां गैस भरते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और इससे वहां आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गैस सिलेंडर में गैस भरते समय ये आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाल बाजार का ये पूरा मामला, जहां गैस सिलेंडर में गैस भरते समय आग लग गई और आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।